आजादी संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती देती हुई नजर आती है और यही वजह लगातार सामने इस वजह से आ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी दरअसल जनता की सेवा के लिए है, जिनका दायित्व जनता की सेवा है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी में वो इस तरीके से चूर हैं कि वो क्या कुछ लिख देते हैं, क्या पोस्ट कर देते हैं। उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि संविधान की प्रक्रिया पर यह चुनौती बनकर निकलकर सामने आएगा, संदेश जनता में इन प्रशासनिक अधिकारियों का क्या जाएगा, इससे इनको कोई परवाह नहीं है। क्या वो ये संकेत देना चाहते हैं कि क्या वो राजनीति में आना चाहते हैं? किस तरीके के ये पोस्ट जो निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं वो कई सवालों को जन्म दे देता है। और हैरानी इस बात को लेकर है कि आखिर सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म दरअसल बनाया गया कि जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी हो, उनकी सेवा के लिए जुड़े, लेकिन यहां पर दरअसल हर रोज एक नई बहस का मुद्दा छिड़ जाता है और नई बहस का मुद्दा संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती देता हुआ नजर आता है। और वो लोग जो जनता के सेवक हैं, प्रशासनिक नुमाइंदे हैं, एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जिन पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, और शायद उनको यह भी समझ में नहीं आता कि जिस संवैधानिक प्रक्रिया से वो गुजरकर आए हैं और बड़े पद पर बैठे हैं, उसी को चुनौती आखिर वो क्यों दे रहे हैं। तो आज के एजेंडा में आज हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे कि विवादों में लगातार आईएएस अधिकारी हैं, उनके पोस्ट हैं, और ये केवल चलन मध्य प्रदेश में नहीं और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। एलेक्स पॉल बैनन जो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं और वो कह रहे हैं कि 94% फांसी मुस्लिम दलितों को दी जाती है। और इसी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। भोपाल से हमारे साथ रजनी अग्रवाल जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी से। रजनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। विभा पटेल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से। विभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। और हमारे साथ रायपुर से अनिल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवनक तिवारी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। और जबलपुर से हमारे साथ संपूर्ण तिवारी जो अधिवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अनिल द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो अधिकारी हैं वो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पर। एक प्लेटफॉर्म मिला अभिव्यक्ति का, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर बैठा हुआ नुमाइंदा कुछ भी पोस्ट कर देता है जो संवैधानिक चीजों को चुनौती देता हुआ नजर आता है। वर्तमान में ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, देश के चारों जो लोकतंत्र पाए हैं वह अजीब तरह की आलोचनाओं के दौर में है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे न्यायपालिका को हो। जी। फिलहाल मेनन साहब ने जो सवाल उठाया है वह सवाल न्यायपालिका के फैसलों पर है। ये इसमें दो राय नहीं है कि फांसी इस देश की कानून व्यवस्था में सबसे बड़ी सजा है और उससे तब दिया जाता है जब न्यायालय सभी उस पर विचार करने की बात देता है। जी। लेकिन इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। यदि कसाब जो इसने इतने बड़े मुंबई हमले में दोषी को मारा, उस पर यदि सवाल उठे, यदि कोठारी जो दिल्ली में जो कोली हत्याकांड हुआ जिसमें 19 लोग मारे गए थे, कोहली की सजा पर भी, फांसी पर भी सवाल या निशान उठे थे, तो इस देश में अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। मेनन साहब ने जो कलेक्टर हैं, जो आईएएस हैं, उन्होंने भी उसी अधिकार के इस्तेमाल करते हुए सवाल उठाया है। अब सवाल यह है कि उन्होंने लिखा क्या है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि दलित और मुस्लिमों को सबसे ज्यादा फांसी होती है और इन दोनों ही तर्कों के पीछे जो एक सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, मुझे लगता है मेनन साहब उसी को उठाना चाहते हैं। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जब न्यायपालिका ने पुलिस महानिदेशक से लेकर के मुख्य सचिवों तक को न्यायालय में तलब किया और उन्हें 2-2 घंटे तक एक दंड दे करके एक सजा के तौर पर खड़ा करके रखा। तो न्यायपालिका यदि ब्यूरोक्रेसी पर चाबुक फटकार सकती है तो ब्यूरोक्रेसी भी न्यायपालिका के ऐसे मुद्दों पर सवाल खड़े कर सकती है जहां एक बहस का मुद्दा हो, जहां एक सामाजिक न्याय हासिल हो और जहां पर देश एक नए चिंतन के साथ उस समस्या से जूझ सके। जी बिल्कुल। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ रजनी अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश से बीजेपी से। रजनी जी, ये जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं, अधिकारियों के जो अभिव्यक्ति की आजादी सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आती है, इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि लगातार कई विवादित पोस्ट अधिकारी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी एक अपने आप में निश्चित रूप से एक अधिकार है। वो ब्यूरोक्रेसी को भी है, चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो और या सामान्य नागरिक हो।
लेकिन जब अधिकारी के नाते हम विचार करते हैं, जो व्यवस्था का अंग है, शासन का अंग है, प्रशासन का अंग है, और वो अगर इस प्रकार की बातें करता है और सार्वजनिक अभिव्यक्ति देता है, तो क्या उसकी अभिव्यक्ति से जो एक पूरी शासन व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, वो उस पर कहीं प्रश्न नहीं लगता क्या? अगर आपको प्रश्न लगाना है और आपको समाज में कोई बहस खड़ी करना है, तो आपको बहस खड़ी करने के लिए आपको अपनी एक भूमिका लेनी होगी। वो कम से कम एक अधिकारी के नाते नहीं हो सकती, क्योंकि आपको कार्यपालिका में वो जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जिस प्रकार की आप बहस कर अनास्था का वातावरण न्याय व्यवस्था पर खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भावनाएं आपकी आचरण संहिता में भी हैं, यानी जो अखिल भारतीय सेवा संहिता है उसमें भी ये व्यवस्था दी गई है। ये उसका न केवल उल्लंघन है, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना है। क्या किसी को मात्र जाति के आधार पर सजा दी जाती है? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार की पिछले आजादी के बाद में सजाएं हुई हैं, वो केवल दलित और मुस्लिमों को दी गई हैं और पूरी न्याय व्यवस्था पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है? मुझे लगता है फिर कोई भी व्यवस्था चल नहीं पाएगी, कोई भी तंत्र काम कर नहीं पाएगा, और इस प्रकार का अराजकता का वातावरण आप स्वयं व्यवस्था में बैठे हुए खड़ा करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से आपकी भूमिका पर ही प्रश्न लगता है। क्यों ना आप पर सवाल खड़े किए जाएं कि आपने अपने जो कलेक्टर की भूमिका में रहे या आप सचिव की भूमिका में हैं, तब आपने कितना सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया, आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कितना समाज का भला किया, कितना इन वर्गों के लिए काम किया जो दलित, वंचित, शोषित रहे हैं, कहे जाते हैं, उनके लिए आपकी उपलब्धियां क्या रही? क्या केवल ये बतंडा खड़ा करना नहीं कहा जा सकता? केवल सुर्खियों में बने रहना और इस प्रकार की लीक से अलग हटके बात करके अपने आप को किन्हीं की नजरों में चढ़ा देने की कोशिश करना, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है, कम से कम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। विभा पटेल जी, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरकर अधिकारी इस पद पर बैठ रहे हैं, लेकिन उसी को चुनौती दे रहे हैं। वर्तमान में ऐसी स्थिति अधिकारियों को लेकर क्यों? देखिए इसमें ये एक जो बात आ रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जिस तरह से हम कहीं ना कहीं किसी एक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, मेरा ये मानना है कि यदि हम आचरण संहिता की बात करते हैं, आज मध्य प्रदेश में भी हमने 2 जगह पर इस तरह की घटनाएं देखी और उसमें हमने ये विसंगति देखी कि जहां एक ओर एक अधिकारी को अपनी अभिव्यक्ति करने पर दंडित करते हुए सचिवालय में तत्काल पदस्थ किया गया, वहीं दूसरी ओर दूसरी एक महिला अधिकारी ने जब इस तरह का की टिप्पणी की और किसी को सार्वजनिक तौर पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के विषय में कहा, तो उनके प्रति कोई निर्णय लिया गया, ना उनके प्रति कोई कार्रवाई की गई। मेरा ये मानना है कि यदि आज यहाँ पर रजनीश जी इस बात को कह रहे हैं कि आचरण संहिता में नहीं आता, सेवा पत्रिका में नहीं है, तो ये सभी अधिकारियों के लिए समान रूप से है। यदि कोई भी अधिकारी इसका उल्लंघन करता है, तो चाहे वह बात किसी भी नेता या किसी के भी विषय में कही गई हो, और वो यदि ऐसा लगता है कि सामाजिक दायरे में कहीं ना कहीं विभाजन को बढ़ावा दे रही है, जी। किसी एक व्यक्ति के प्रति आप गलत टिप्पणी कर रहे हैं, तो समान आचरण, उसमें समान व्यवहार होना चाहिए। यदि एक अधिकारी के साथ तुरंत पदस्थापना बदलने जैसा निर्णय लिया गया, तो दूसरे अधिकारी के साथ क्यों नहीं लिया गया? ये स्पष्ट ये दर्शाता है कि यदि कोई शासन में बैठे हुए व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए यदि टिप्पणी डालता है, तो वो ठीक है, वो हमारे आचरण को शोभा देता है, हम उस अधिकारी को प्रोटेक्ट भी करेंगे। विभा पटेल जी, क्या न्यायिक प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए पोस्ट किया जा सकता है, जैसा एलेक्स पॉल मेनन जी ने किया? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर से न्यायिक प्रक्रिया को तो चुनौती, न्यायिक प्रक्रिया का हमारे पूरे संविधान में भी एक स्थान है और हमारे देश में भी स्थान है। निश्चित तौर से न्यायिक पालिका को कभी भी ना तो कोई चुनौती दे सकता है और ना ही देना चाहिए, क्योंकि ये जो व्यवस्था हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनाई गई है, वो इसीलिए अपनाई गई है ताकि अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो या सामान्य जन हो, उसके साथ समान रूप से न्याय हो। और खास तौर पे किसी एक IAS अधिकारी का इस तरह से टिप्पणी करना जिसमें वर्ग विशेष के साथ कोई बात की जा रही है, चाहे वो किसी के लिए भी कही गई हो, लेकिन जब इस तरह की बातें किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं, तो निश्चित तौर से एक समाज में विभाजन की स्थिति जो उत्पन्न होती है, उसको बढ़ावा निश्चित तौर से मिलता है।
और ऐसा एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति से कतई ना तो अपेक्षित है ना ही वांछनीय है। मेरा ये मानना है कि किसी भी अधिकारी को तो इस तरह का, जिससे हम समाज में को विभाजन की ओर ले जाएं, जिससे हम किसी को बढ़ावा और किसी को एक नीचा दिखाने का प्रयास करें, ऐसा कृत्य कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जब ऐसी बातें हों तब हर अधिकारी के साथ वैसा ही समान व्यवहार होना चाहिए, जैसा हम एक के साथ करते हैं तो वैसा ही दूसरी जगह पर भी होना चाहिए, ताकि हम शासन में बैठे हुए लोगों का ये कृत्य ऐसा ना दिखे कि शायद छांट कर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। कनक तिवारी जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता है, रायपुर समाज से बने हुए हैं। कनक तिवारी जी, ये जो पोस्ट किया गया उसको आप किस तरीके से आप समझ रहे हैं कि गूगल से उठाई जानकारी और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाना? देखिए, इस सवाल के 3-4 और हिस्से हैं जिसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पहली बात तो ये कि एलेक्स पॉल मेनन ने एक बहुत छोटा सा आंकड़ा लिया। पिछले 10 साल में 4 हत्याओं के दोषियों को फांसी की सजा दी गई, उसमें से 3 मुसलमान थे संयोगवश। इससे कोई सामाजिक निष्कर्ष या कानूनी निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। उन्हें चाहिए था कि अपनी पोस्ट को थोड़ा एलेबोरेट करके और ठीक से लिखते, लेकिन जैसा मेरे साथी अनिल द्विवेदी जी ने कहा है, इसके 3-4 हिस्से बनते हैं। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, एक अधिवक्ता होने के नाते, कि हमारी आजादी के बाद के जो 20-30 बरस थे उसमें हमारे देश में बहुत ज्यादा फांसी की सजा दी गई। हाल के वर्षों में मानव अधिकारों को लेकर सारी दुनिया सचेत हो गई है और एक अलग तरह का आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहा है, और दुनिया के अधिकांश मुल्कों में फांसी की सजा का जो प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता में, वो खत्म कर दिया गया है। जी बहुत कम देशों में है, करीब 37 देशों में है, उसमें हम भी शामिल हैं। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी सजाएं हैं, फांसी जैसी सजाएं या उम्र कैद की सजाएं, बलात्कार है, सामूहिक डकैती है, हत्या है, ऐसे बड़े अपराधों में दी जाती है। बलात्कार में भी दी गई है। सफेदपोश जो लोग होते हैं वो आमतौर पर सड़क पर सामूहिक बलात्कार या इस तरह की सामूहिक डकैती नहीं करते, वे नृशंस किस्म की हत्याएं भी नहीं करते, इसलिए वो बचे रहते हैं। अब यह समाज का जो दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों का भी उसमें नाम लिया गया, तो कई सामाजिक कारणों से ये अपराधों में लिप्त होते हैं। न्यायपालिका की अपनी सीमा है। न्यायपालिका को सामाजिकी से कुछ लेना देना नहीं होता। जो मुकदमा उनके सामने आता है वो अंग्रेजी पद्धति की साक्ष्य की जो शैली है जी, उस पर आधारित मुकदमा होता है, उसका फैसला होता है। मैं यहां सवाल उठाना चाहूंगा कि भारत में जो दंड प्रक्रिया संहिता का, साक्ष्य अधिनियम का और इस तरह के जो कानून हमारे अपराध संबंधी हैं जी, इन अपराध संबंधी कानूनों पर निश्चित रूप से पुनर्विचार होना चाहिए और वो आंकड़े हमको उजागर करना चाहिए और सामाजिक पृष्ठभूमि के साथ कि किन लोगों को सजा हो रही है। दूसरी बात कि जो एलेक्स पॉल मेनन ने कही है उससे सीधा निष्कर्ष तो नहीं निकलता, क्योंकि अनुपात से आबादी के अगर हम देखें तो शुरू को जो मैं 20-30 वर्षों का, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, जो 20-30 वर्षों का हमारा न्यायपालिका का इतिहास है उसमें जातीय या धर्मगत आनुपातिक आधार पर सजाएं नहीं हुई हैं। हिंदुओं को बहुत सजाएं हुई हैं, उच्च वर्ग के लोगों को भी कुछ सजाएं हुई हैं, लेकिन जो भारतीय दंड संहिता के अपराध जितने हैं जिनमें कि मौत की सजा का प्रावधान है जी, भारतीय सामाजिक स्थिति इस तरह की है, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इनमें फंसते हैं। और वो जो एक प्रसिद्ध मुहावरा है वकील, अपील और दलील, ना तो उनको अच्छे वकील मिलते हैं, ना कोई अच्छी दलील इनके बारे में कर पाता है। और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मतलब लाखों रुपए का खर्च, बिल्कुल, वो तो पूरे जिंदगी की उनकी कमाई नहीं होती। तो इस पूरे मामले को सरसरी तौर पर खारिज हम नहीं कर सकते, लेकिन आंकड़े के आधार पर यह कहना कि पिछले 10 बरस में केवल 4 लोगों को मौत की सजा हुई, प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थी तब किसी को नहीं हुई, कलाम साहब थे तब 1 को हुई, प्रणब मुखर्जी साहब के समय हुई, उसके पहले शंकर दयाल जी जब शर्मा थे तब 13 लोगों को हुई। ऐसे तरह तरह के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन हाँ, ये सवाल जिरह मांगता है और मैं निजी रूप में इस सजा को खत्म किए जाने के पक्ष में। जी, अनिल द्विवेदी जी कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी कहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं आदरणीय कनक तिवारी जी जो बात कह रहे थे, मैंने भी फेसबुक पर एक बार ये बात कही थी कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, इसे खत्म करना चाहिए। दुनिया के कई देशों ने इसको समाप्त कर दिया है। मैं जो एक बात उठाना चाह रहा था वो ये था कि 2013 में एक देश की चर्चित हिंदी पत्रिका ने, जो सर्वाधिक बिकने वाली पत्रिका है, उसने एक सर्वे किया। उसने सर्वे ये किया कि देश में जो फांसी दी जा रही है,
कितने लोगों को दी जा रही है और किन किन वर्ग प्रभावित हुए हैं। अगर मेनन साहब इंडिया न्यूज चैनल को देख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आंकड़े नहीं दिए, उन्होंने स्रोत नहीं दिया कि वो कहां से ये बात कह रहे हैं। मैं उस पत्रिका का हवाला देके यह कह रहा हूं कि उस पत्रिका ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा फांसी जिस वर्ग को हुई वो आदिवासी वर्ग था। या आदिवासी जब बात उठती है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ से जुड़े मजहर भी